लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करी थी, ठीक है ना, तो कि ये दो तरह का होता है, एक अंतर आणविक और एक अंतरा आणविक। अब हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो केस 1 हम लोग लिखेंगे हमारा अंतर आणविक, इंटर मोलिकुलर H बॉन्ड। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इसमें लिखना कि यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा सम आणविक, मतलब होमोमोलिकुलर, सम आणविक मतलब होमोमोलिकुलर। सम आणविक का मतलब ये, कई चीजें हिंदी में ना जल्दी समझ में आ जाती। सम आणविक मतलब दोनों अणु क्या है आपके समान है ना। तो लिख लेना कि इस प्रकार का H बंध, इस प्रकार का H बंध दो समान प्रकार के, इस प्रकार का H बंध दो समान प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है। इस प्रकार का H बंध दो समान प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है। दोनों अणु क्या होंगे आपके समान, है ना। तथा यह क्वथनांक ऑब्लिक गलनांक को निर्धारित करता है, ठीक है। तो किस तरह से, जैसे एग्जांपल लोगे H2O जल हो गया हमारा, HF हो गया, NH3 हो गया, एथेनॉल हो गया, C2H5OH, है ना। अमीन्स हो गए, प्राइमरी अमीन हो जाए, सेकेंडरी अमीन हो जाए, एसिड्स हो जाए, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, अल्कोहल हो जाए, फिनॉल हो जाए, इन सब में आपका इनके अणुओं के मध्य जो H बंध पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग H2O की बात करें तो H2O में किस तरह से पाया जाएगा ये बंध, HOH, फिर अगला अणु जैसे ही आएगा HOH, HOH, है ना। वैसे तो मुझे पता है कि जल का एक अणु कितने हाइड्रोजन बंध बनाता है, 4, है ना। उस पर हम लोग बाद में आ रहे हैं, अभी के सिंपल वाला दिखाएं एक एक। तो ये इस तरह से, ये बीच बीच वाले जो बॉन्ड है हमारे, ये कौन से बॉन्ड हो जाएंगे, H बॉन्ड। HF को जब निरूपित करा जाता है तो HF हमेशा इस तरह से जिगजैग चेन बनाता है, लाइक दैट। तो इस तरह से जिगजैग चेन चलती है आपकी। ये डॉटेड वाले है ना, अल्टरनेट है हमारे, ये HB है, ये कौन सा है हमारा CB। तो अल्टरनेट चलते हैं, CB मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। तो CB HB, फिर क्या आ गया CB, फिर HB, फिर CB, फिर HB, फिर CB, फिर HB, इस तरह से। तो ये लगातार हमारे चलते चले जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो कोण होता है हमारा, तो ये जिगजैग चेन बनाता है हमेशा, ध्यान देना। ये कोण लगभग 120 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में होता है। अगर आप अमोनिया में जाते हो तो अमोनिया भी कुछ इस तरह से ही चलता है। ये अमोनिया पहला मॉलिक्यूल, ये अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल,
ये आपके अमोनिया का तीसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच बीच में एच बॉन्ड डेवलप होता चले जाएगा, लाइक दैट। एल्कोहल में जब भी बनाओगे आप तो एल्कोहल का एच बॉन्ड किस तरह से दिखाया जाएगा, OH, फिर OH, फिर OH, इनके बीच में आपका एच बॉन्ड। ठीक है ना। तो इस तरह से हम सब में दिखा सकते हैं, ये प्राइमरी अमीनो, सेकेंडरी अमीनो, इन सब में इस तरह से एच बॉन्ड पाए जाते हैं। पहले मैं सब उदाहरण बता दे रहा हूँ, फिर इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कुछ हम लोग। इसी बंद कर दे बेटा यार, सम आणविक के। अब सेकंड लिखना हमारा केस नंबर 2 ना, विषम आणविक। हाइड्रोजन बंद मतलब हेट्रो मोलिकुलर एच बॉन्ड। इसमें लिखना कि दो भिन्न अणुओं के मध्य बनने वाला एच बंध, दो भिन्न अणुओं के मध्य बनने वाला एच बंध है ना, विषम आणविक एच बंध कहलाता है। दो भिन्न अणुओं के मध्य बनने वाला एच बंध विषम आणविक एच बंध कहलाता है ना। तथा यह जल में विलेयता को निर्धारित करने में सहायक होता है। अब इसके अगर अलग अलग एग्जाम्पल दें, जैसे हम लोग वाटर और एल्कोहल, अगर आप इन दोनों को मिला दोगे, ठीक है ना, तो अभी क्या है यहाँ पर, सम आणविक में हर परमाणु किसका था आपका, जल का। एल्कोहल में भी हर परमाणु किसका था, एल्कोहल का, ठीक है ना। जल में विलेयता उसकी हो जाएगी कि जो क्या करे, जाके जल के दो अणुओं के मध्य घुस जाए, ठीक है ना। अब जल के दो अणुओं के मध्य उसे आना है अगर बीच में, तो इसका मतलब क्या है, वो खुद भी जल से क्या करे, एच बॉन्ड बनाने में क्या हो, सक्षम हो। अदरवाइज तो अगर वो एच बंध नहीं बनाएगा तो फिर दूसरा बंध कौन सा बना सकता है, वो वांडरवॉल, आकर्षण बल, ठीक है ना। और दोनों में से प्रबल बल कौन सा होता है, वांडरवॉल आकर्षण बल की एच बंध प्रबल होता है, एच बंध प्रबल होता है। तो अगर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं हो कि ये इस बंध को क्या कर सके, तोड़ सके, तो वो फिर कभी भी जल में विलय नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वाटर और एल्कोहल है ना, हमें पता है सभी एल्कोहल तो विलय नहीं होते जल में, परंतु लोअर एल्कोहल जिनमें आर वाला भाग क्या होता है, काफी कम होता है, क्योंकि आर एल्काइल ग्रुप जितना बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना। तो H2O और ROH इस तरह से आपके जल में जाके विलय हो जाते हैं ना, OH R, और ये आपका जल का OH और H है ना। फिर आप अगला बना दोगे तो फिर आपका OHR H बॉन्ड, फिर आप बनाओगे तो आपका OHH, यहाँ पर भी H बॉन्ड। तो हम लोग देख सकते हैं कि जल के दो अणुओं के मध्य, ठीक है ना, ये जल का पहला अणु है, ये जल का दूसरा अणु है, इनके बीच में कौन आके बैठ गया, एल्कोहल। वो आसानी से क्या हो गया, हमारा जल में विलय हो गया।
H2O और अमीन, इसमें भी सेम लॉजिक हो जाएगा, NH, इससे एक H एक R, और यहाँ से हमारा क्या हो गया OH, H2 आ गया। इन दोनों के बीच में बन गया आपका कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। तो ये आप इस तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। फिर NH, एक R है और एक H है, फिर इनके बीच में H बॉन्ड बना, लाइक दैट। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ये दे सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, विलियन तो हो गया ना आपका, विलियन व अणु संख्या गुणदर। तो उसमें आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का लेते हो, ठीक है ना। न तो क्लोरोफॉर्म में H बंद है, न ही एसीटोन में H बंद है, परंतु मिलाने के बाद क्या होता है हमारा, दोनों में H बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और वो किस तरह से होता है, तो मैंने आपको बोला ही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स में C से जुड़ा हुआ H भी कभी कभी क्या कर सकता है, H बंद बना सकता है। उसका एग्जाम्पल यही आपका है ना। अब क्यों बना रहा है, तीन तीन क्लोरीन है, अगर ये तीनों क्लोरीन अपने इस बंद के इलेक्ट्रॉन को खींच ले तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, काफी ज्यादा क्या डेवलप हो जाएगा, धनात्मक चार्ज। और हमें पता है कि जैसे ही किसी भी परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता पहले से बढ़ जाएगी, है ना। वैसे तो CH बंध को अध्रुवीय माना जाता है क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1। तो इसलिए एल्केन्स आपको पता ही होगा कि उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, काफी कम होती है, क्योंकि एल्केन्स में केवल दो ही तरह के बंध पाए जाते हैं, CC और CH। तो ये CH बंध अध्रुवीय था, परंतु तीन तीन क्लोरीन उपस्थित होने की वजह से कार्बन के ऊपर इतना ज्यादा आंशिक चार्ज डेवलप हो जाता है धनात्मक कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अब लगभग नाइट्रोजन के पास पहुंच जाती। किसके पास पहुंच गई, नाइट्रोजन। तो एक तरह से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ क्या हो गया, H हो गया। और C इस बंध के इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच के हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक क्या उत्पन्न कर देता है, धनात्मक चार्ज। और जैसे यहाँ से एसीटोन आता है, O डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3, तो इसके H और इसके O के बीच में क्या डेवलप हो जाता है हमारा, H बॉन्ड, है ना। इसी वजह से ये जो है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर राउल्ट के नियम से क्या करता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाता है ना, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम RL, मतलब राउल्ट्स लॉ। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये कारण है ना। राउल्ट के नियम से आप किसको ज्ञात करते हो, वाष्प दाब को। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने का मतलब ही क्या है, अगर आकर्षण बल बढ़ गया तो वाष्पित होने की प्रवृत्ति पहले से कम हो जाएगी। तो इसलिए राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन हो गया, और इसी वजह से इस विलयन का डेल्टा H भी नेगेटिव होता है, मिक्सिंग पर वॉल्यूम भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। एक और हम अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं यूरिया और फॉस्फोरिक एसिड का। यूरिया और फॉस्फोरिक अम्ल मतलब NH2CO NH2, और फॉस्फोरिक अम्ल से मतलब क्या है हमारा, H3PO4। अब आप जैसे ही मिलाते हो इसमें क्या हो जाता है हमारा, NH2CO NH2, NH2 C डबल बॉन्ड O, सीधा बना दो, और ये आपका NH2, पहला यूरिया आ गया, बगल में आ गया कौन, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4, है तो P डबल बॉन्ड O, OH OH, यहाँ से आएगा हमारा OH, यहाँ से आया O और H, ठीक है। तो ये यूरिया का अणु और वो किसका अणु आपका, फॉस्फोरिक अम्ल का। दोनों एक दूसरे के पास जैसे ही आए, इसके H, इसके O, इसके N और इसके H, दो तरह के आपके हाइड्रोजन बंध बनते हैं। एक ऊपर से बन रहा है और एक बन रहा है कहाँ से हमारा, नीचे से। हमसे पूछ सकता है दोनों में से कौन सा H बंध प्रबल है। दो तरह के बन रहे हैं, एक तो ऊपर बना है आपका
है ना, और एक कहाँ बना है नीचे 1 और 2। तो अगर प्रबल पूछे कौन सा वाला तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रबल है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। प्रबलता को निर्धारित करने के लिए क्या बोला था? सबसे पहले H जिससे जुड़ा हुआ है उसकी विद्युत ऋणात्मकता को देखो, उसके क्या होना चाहिए? समानुपाती। यहाँ पर H किससे जुड़ा हुआ है आपका? O से। ऊपर वाला H किससे जुड़ा हुआ आपका? N से। सही है, O से जुड़ा हुआ H है तो इसके ऊपर धनात्मक चार्ज क्या होगा? काफी ज्यादा आएगा। और प्लस देने का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से देने की क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा। इधर क्या होगा? NH से जुड़ा है, तुलनात्मक रूप से धनात्मक आवेश कम आएगा, और फिर ऑक्सीजन को देना है तो उसकी देने की क्षमता भी क्या है? कम है। तो नीचे वाला H बॉन्ड हमारे लिए प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग, और ऊपर वाला H बॉन्ड मेरे लिए दुर्बल होगा, वीक। ठीक है ना? तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये तो, है ना? अब हम लोग सेकंड केस भी कर लें, फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके ऊपर। सेकंड हमारा जैसे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो इसे हम लोग अंतरा आणविक H बंध बुलाते हैं। मीनिंग तो हमने लिख लिया था, एक बार भले फिर से लिखना कि एक ही अणु के दो भिन्न भागों में, एक ही अणु के दो भिन्न भागों में बनने वाला H बॉन्ड। एक ही अणु के दो भिन्न भागों में बनने वाला H बॉन्ड अंतरा आणविक H बंध कहलाता है। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है हमारा? ये OH फिनॉल हो गया, इसमें अब आपने कौन सा जोड़ दिया? ऑर्थो। और ऑर्थो क्या होगा? N डबल बॉन्ड O, और एक में क्या दे दिया आपने? लोन पेयर। सही। तो ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। इसके H और इसके O, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा आपका? H बॉन्ड। ठीक है, H बॉन्ड बनते ही क्या बन गई हमारी? एक वलय बन गई। कितने सदस्यों की वलय है? 1 2 3 4। 4 तो यहाँ से आ गए, और 2 किसका पार्ट है आपका? रिंग, है ना? तो ये एक ही अणु के दो भिन्न भागों में आपका H बॉन्ड बना है। पहले ये एग्जांपल डाल लेना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है ना? और इसमें लिख भी लेना कि अंतरा आणविक H बंध के फलस्वरूप अंतरा आणविक H बंध के फलस्वरूप हमेशा एक वलय का निर्माण होता है। अंतरा आणविक H बंध के फलस्वरूप हमेशा एक वलय का निर्माण होता है। वलय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है हमारा? चिलेट, है ना? रिंग या चिलेट, कॉमनली रिंग न बोल के चिलेट ज्यादा बोला जाता है। वलय या चिलेट रिंग का निर्माण होता है, तथा इस वलय बनने की प्रक्रिया को चिलेशन, है ना? हिंदी में भी लिखना, हिंदी में चिलेशन ही बोलते हैं, और इंग्लिश में CHELATION हो जाएगा बस। तथा इस वलय बनने की प्रक्रिया को चिलेशन CHELATION कहते हैं।
जिसके फलस्वरूप अणु स्थायित्व को प्राप्त करता है, जिसके फलस्वरूप अणु स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है। और एक पॉइंट और लिखना कि सामान्यतः 5 या 6 सदस्यीय वलय स्थायी होती है ना। अगर 3 की वलय बन रही हो या 4 की बन रही हो तो वो अस्थायी होगी, 7 की बन रही हो तो वो भी तुलनात्मक रूप से क्या होगी, अस्थायी, है ना। बट 7 कभी कभी ले लेते हैं, तो ज्यादातर हम लोग 5 या 6 लेंगे। अब ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना, ये सब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी शायद आ चुका होगा अब तक। ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड, अब सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है हमारा, एक तो OH होता है, बताया ना, ये O ये H, और एक क्या होता है हमारा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये आपका सैलिसैल्डिहाइड बन गया, और इनके बीच में आपका यहाँ से H बॉन्ड बनते ही 6 सदस्यीय वलय वापस बनी हमारी। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग डाल सकते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड क्या होगा मेरा, OH C डबल बॉन्ड OH, है ना। जो सैलिसैल्डिहाइड था उसमें H था नीचे, सैलिसिलिक एसिड में उसकी जगह क्या हो गया, OH हो गया। तो फिर से यहाँ पर एक 6 सदस्यीय किसका निर्माण हुआ, आपका वलय का। चौथा एग्जाम्पल हमारा क्लोरल हाइड्रेट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बोला था A परमाणु जिससे H जुड़ा हुआ था कि वो FO या केवल क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, परंतु ऑर्गेनिक में वो C भी हो सकता है, उदाहरण हमने देख लिया है। और इसी तरह से B परमाणु जो था इनऑर्गेनिक में वो भी FH FN या O था, परंतु ऑर्गेनिक में मैं बोला था कि कभी कभी क्लोरीन भी कर सकता है ना। क्लोरल हाइड्रेट उसी का उदाहरण है। आपको क्या होता है क्लोरल हाइड्रेट, CCl3 CHOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या होता है, आपका H बॉन्ड बन जाता है, CCl Cl Cl, अगला C इससे H जुड़ा हुआ है, OH OH। और अब आप देख सकते हो इसके Cl इसके H, इसके Cl और इसके H, इस तरह से दोनों में क्या डेवलप हो जाता है हमारा H बॉन्ड। ऊपर भी एक वलय बनी है 5 सदस्यीय, नीचे भी क्या है हमारी एक वलय बनी है क्या, 5 सदस्यीय ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी बोला जाता है एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अस्थायी, ठीक है ना। तो ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में ऑर्गेनिक में कि एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी होते हैं और वो तुरंत क्या करते हैं, जल का एक अणु मुक्त कर देते हैं, है ना। अब जल का एक अणु कैसे मुक्त होता है, ये तो निकलेगा किस रूप में आपका OH माइनस, और ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ देके किस रूप में निकलेगा H प्लस। OH माइनस और H प्लस जुड़ के क्या बना देंगे, H2O, और ये बदल गया किसमें आपका C डबल बॉन्ड O में। तो ऑर्गेनिक में ये बोला जाता है कि एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी होते हैं, उसमें से जल का एक अणु हमेशा निकलकर वो C डबल बॉन्ड O में बदल जाता है। क्या कारण है इसका, तो कारण वारण मत पूछो, बस हमको इतना याद है एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी होते हैं, है ना। तो हमसे पहली चीज तो ये पूछ सकता है कि इसका कारण क्या है। दूसरा क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया है कि क्लोरल हाइड्रेट में फिर एक कार्बन पर 2 OH स्थायी क्यों है, तो उसका कारण तो अब हमें समझ में आ गया कि अंतर आणविक H बंध से वलय बन गई और वलय ने इस अणु को क्या कर दिया, स्थायित्व प्रदान करा, ठीक है ना। और इसका कारण कि क्यों अस्थायी होते हैं, क्योंकि 2 C डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है एक C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी से,
समझे, बंद ऊर्जा के सापेक्ष बताया जाता है कि दो जो यहाँ पर क्या है, एक तरह से दो सी डबल बॉन्ड ओ है, वहां पर क्या है उसकी जगह एक सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, तो नेट जो एनर्जी होती है दो सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी एक सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी से कम होती है। इसी वजह से आप जो चलावयता पढ़ते हो, चलावयता में क्या होता है, टॉटोमेरिज, कीटो इनॉल फॉर्म, कौन सा रूप ज्यादा स्थायी होता है, कीटो। इनॉल कब से हो गया रे, हैं? जब मैंने 97 में जेई दी थी तब तक तो कीटो था, अब 2013 में इनॉल हो गया क्या, ठीक है ना। तो कीटो इनॉल में हमेशा ज्यादा स्थायी रूप कौन सा होता है आपका, कीटो फॉर्म। इनॉल फॉर्म के लिए तब स्थायी होता है जब एच बॉन्ड वगैरह किसी फलस्वरूप 5 या 6 सदस्य क्या हो जाए, वलय का निर्माण हो जाए। उसके भी एग्जाम्पल कुछ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे पांचवा एग्जाम्पल अगर चाहे हम लोग तो उसी का लेते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो ये मेरा एसिटो एसिटिक एस्टर है। एस्टर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसे हम लोग कॉमन जो एस्टर, कौन सा एस्टर बोलते हैं इसे, इथाइल मिथाइल एसिटेट बोला जाता ना, ठीक है। अब उसका एक एच हटा के उसकी जगह मैंने कौन सा ग्रुप डाल दिया, CH3 C डबल बॉन्ड, तो इसे एसिटो एसिटिक एस्टर बोला जाता है। ये अभी किस रूप में उपस्थित है, कीटो, ठीक है ना। अब ये अपने किस फॉर्म में आ जाएगा, अगर इनॉल फॉर्म में, कैसे आता है इनॉल फॉर्म में, है ना। ये इधर मुक्त होता है आपका, इसका H क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जाता है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से किसकी तरफ आ जाता है आपका, O की तरफ। तो ये तुरंत आपका इनॉल फॉर्म बन जाता है, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5, है ना। इनॉल क्यों बोला जाता है इस फॉर्म को, क्योंकि इसमें इन भी है और ऑल भी है। इन मतलब एल्कीन का, ऑल मतलब आपका OH, ठीक है ना। तो नॉर्मली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज चलावयता में बोला जाता है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्थायी होता है, परंतु उन केसेस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्थायी हो जाता है जहां पर अंतरा आणविक किसका निर्माण हो जाए, H बॉन्ड। जैसे जैसे ये होता है ये तुरंत अंतरा आणविक H बंध का निर्माण कर देता है ना, COH, पहले मैंने इसको लिखा है, डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O C2H5, है ना, और इस C से बचा हुआ है एक CH3। तो पहले जो आपने खुली चेन की तरह लिखा था, अब आप इसे वलय की तरह लिखोगे, CH3 C से जुड़ा हुआ है OH, ठीक है, ये रहा, डबल बॉन्ड CH नीचे आ गए, फिर C डबल बॉन्ड O, और उसी से क्या जुड़ा हुआ आपका C2H5। जैसे ये दो अणु एक दूसरे को इस तरह से फेस करेंगे, इसके H और इसके O के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, H बॉन्ड, है ना। तो इस वजह से इसका इनॉल फॉर्म क्या हो जाता है, काफी ज्यादा स्थायी। छठा फॉर्म, छठा रूप बोल सकते हो आप, एनायन ऑफ कैरोस एसिड, कैरो एसिड का एनायन। अब कैरो एसिड क्या था मेरा, H2SO5, इसमें से आप क्या करोगे, एक H प्लस निकाल दो तो उसका एनायन बनेगा, और एक H प्लस निकालने के बाद क्या बना, HSO5 माइनस, ठीक है। अब इसके एनायन में भी आपका हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अगर आपको इसकी संरचना पती हो तो OH, और एक परऑक्सी लिंकेज था OH। जब मुझे एनायन बनाना होगा तो मैं किस वाले H को निकालूंगा, ऊपर वाले H को कि नीचे वाले H को, 0/0 है, सन्नाटा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी, है ना, नील बटे नील बोला जाता ना, तो वही 0/0 है हमारा, कुछ भी नहीं पता है कीटो इनॉल में कौन ज्यादा स्थायी है, एक कार्बन पर 2 H क्यों स्थायी है, फलाना ढिमका, कुछ नहीं। गाना सुना दो बस हमको तो,
दिवाली की पार्टी दे दो और 10 दिन की छुट्टी की जगह 100 दिन की छुट्टी दे दो, हम उसमें ज़्यादा खुश रहेंगे, है ना। बाकी कुछ पढ़ाने लिखाने की बात मत करो हमसे, है ना। ऊपर वाला H ज़्यादा अम्लीय होगा तो ये निकलेगा, और ये ज़्यादा अम्लीय इसलिए होगा क्योंकि इसके निकलने के बाद ये अनुनाद में आ जाएगा। ये इसके साथ भी अनुनाद में है, इसके साथ भी अनुनाद में। नीचे वाला आपने निकाला तो अनुनाद वहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। और अनुनादी जिसमें अनुनाद होगा वो संरचना क्या हो जाती है आपकी, ज़्यादा स्थायी। तो ये O माइनस निकला यहाँ से। अब इसका ये जो O और H, इसके O माइनस और इसके H के बीच में है ना, तो पुनः आप देख सकते हो 5 सदस्यीय वलय का निर्माण हो गया है। और एनायन ऑफ कैरोस एसिड में भी H बॉन्ड हमारा पाया जाता है। एक और एग्जांपल लिखे महत्वपूर्ण, तो ये शायद मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आपने नाम सुना होगा, है ना। सिस रूप होता है कौन सा, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। CH3 नहीं, CH3 कह रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल OH और C डबल OH, है ना। ये जो आपका होता है ये 2 रूपों में पाया जाता है, सिस फॉर्म और कौन सा फॉर्म आपका, ट्रांस। C डबल बॉन्ड C डबल OH और C डबल OH, HH, इसे बोला जाता है कौन सा अम्ल हमारा, मैलेइक अम्ल, सिस फॉर्म, ठीक है ना। और C डबल बॉन्ड C डबल OH, C डबल OH, HH, इसे बोला जाता है फ्यूमेरिक अम्ल, जो इसका कौन सा रूप है, ट्रांस, है ना। अब ये क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक में जेई में आ चुका है, तो हम लोग इंट्रामोलिकुलर के सभी एग्जाम्पल आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसमें ये चीज़ खूब पूछी जाती है ना कि K1 जो है वो ज़्यादा है किसका, मैलेइक अम्ल का, K1 ऑफ फ्यूमेरिक अम्ल से, क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। परंतु K2 ऑफ मैलेइक अम्ल कम है K2 ऑफ किससे, फ्यूमेरिक अम्ल, है ना। आयनिक, अभी चौक का दोष है, मेरा दोष नहीं है, हाँ। तो ये कह रहा हूँ कि आयनिक साम्य अभी तक शायद हुआ नहीं होगा हमारा, परंतु हमें, है ना, कम से कम Ka का मीनिंग तो पता ही होगा, है ना, कि Ka क्या होता है आपका, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, और जिसके पास जितने अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं उसके उतने Ka होते हैं। इन दोनों के पास 2-2 अम्लीय हाइड्रोजन है, इसलिए हमने Ka1 और Ka2 की भी बात करी है। हंसो मत रहे, तुमको तो 2 छींके आ जाए तो 10 दिन तक तो बीमार हो जाओ, सर सर्दी हो गई थी, यहाँ पे तो 5 ऐसे ही दे दिए खड़े खड़े, ठीक है। तो इस ये भी आपका ऑर्गेनिक का खूब अच्छा क्वेश्चन है। Ka1 इसलिए ज्यादा है कि पहला H ये आसानी से क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है। क्यों निकालना चाहता है पहला H, अगर इसका पहला H आसानी से निकल गया तो C डबल बॉन्ड C कहीं से भी निकाल सकता हूँ, डबल बॉन्ड O माइनस, है ना। मान लीजिए मैंने ऊपर वाले इसमें से निकाला C OH, क्या कर रहा हूँ, C OH और डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इसका H और इसका H। तो जैसे इसने पहला H निकाला तुरंत यहाँ पर इसके O माइनस और H के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, H बॉन्ड, ठीक है। हालांकि, है ना, भले यहाँ पर 7 सदस्य बन रही, परंतु H बॉन्ड का निर्माण होता है 1 2 3 4 5 6 और क्या का 7। इस H बॉन्ड के बनने के फलस्वरूप, ठीक है, इस दूसरे H का निकलना तुलनात्मक रूप से क्या हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है। इस वजह से इसका Ka2 कम हो गया। Ka1 ज्यादा होने का कारण ही है कि ये पहला आसानी से निकाल कर क्या बनाना चाहता है, H बॉन्ड, और Ka2 कम होने का कारण ही है कि H बॉन्ड बनने के बाद वो उस H को निकालना उसके लिए संभव नहीं, है ना। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, सभी जेई में पूछे जा चुके हैं आपके। अब कुछ क्वेश्चन देखें हम लोग, तो नेक्स्ट लिखना। H बंध से संबंधित
कुछ प्रश्न। H बंध से संबंधित कुछ प्रश्न। अब किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे दे रहा है वो कि H2O द्रव है जबकि H2S ऑब्लिक H2TE ऑब्लिक H2SE गैस है। पहली चीज वो आपका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, क्योंकि H बंध के फलस्वरूप गलनांक, क्वथनांक, विलयता, भौतिक अवस्था, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, मतलब पहले इसी तरह के सब क्वेश्चन के दूसरा ये भी बोल सकता है कि HF लिक्विड है परंतु, सबका एक ही जवाब है तो पहले मैं सब तरह के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। HF लिक्विड है परंतु क्या है ना, HCl HBr HI गैस है। ठीक है, पहला 16वें ग्रुप के हाइड्रेट्स के लिए बोला, दूसरा 7वें ग्रुप के हाइड्रेट्स के लिए। पूछने का इसी का अगला तरीका और हो सकता है तीसरा क्वेश्चन कि H2O का क्वथनांक, H2O का क्वथनांक है ना, ग्रुप 16 के हाइड्रेट्स में सर्वाधिक है। H2O का क्वथनांक ग्रुप 16 के हाइड्रेट्स में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछने का और कि NH3 का क्वथनांक, NH3 कह रहा हूं सॉरी, HF का क्वथनांक ग्रुप 17 के हाइड्रेट्स में सर्वाधिक है। HF का क्वथनांक ग्रुप 17 के हाइड्रेट्स में सर्वाधिक है। अब इन चारों सवालों का एक ही लॉजिक है आपका ना, एक ही आंसर है। और क्या है वो आंसर कि अगर मैं ग्रुप 16 के हाइड्रेट्स देख रहा हूं तो ग्रुप 16 के हाइड्रेट्स में क्या होता है हमारा, H2O, H2S, H2SE और H2 के आपका T है ना। सामान्यतः अगर हम लोग जब ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि नीचे जाने पर क्वथनांक के अनुमान क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं, नीचे जाने पर अणु भार लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा। क्वथनांक का मतलब क्या है हमारा, ठीक है ना, H2O के दो अणुओं के बीच में, ये पहला अणु H2O का और ये दूसरा अणु, ठीक है, इनके मध्य जो भी आकर्षण बल हो इसे आप क्या कर दो, आसानी से तोड़ दो। और यही चीज आप किसके लिए करोगे, H2S के लिए भी है ना। H2S या बाकी कोई भी इसके समूह का दूसरा हाइड्रेट ले लो, तो इनके मध्य भी जो भी आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे तोड़ दो, है ना। क्योंकि क्वथनांक का मतलब है आपको उसे द्रव अवस्था में किस अवस्था, द्रव अवस्था से किस अवस्था में ले जाना है, गैसीय अवस्था में ले जाना, वाष्प अवस्था में ले जाना है। तो इनके बीच के आकर्षण बल को क्या करना पड़ेगा, मुझे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आकर्षण बल जिसमें ज्यादा तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी उसका क्वथनांक उतना ही क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा, क्योंकि आपका विलयन व अणु संख्या गुणधर्म हो चुका है। सामान्य क्वथनांक की परिभाषा ही क्या होती है ना, वह तापमान जिस पर वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो डेफिनेटली जिसमें आकर्षण बल ज्यादा है उसका वाष्प दाब कम होगा। अब उसे वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल देखूं तो इसमें आकर्षण बल कौन सा है, H बॉन्ड है इसके दो अणुओं के मध्य, जबकि H2S में क्या हाइड्रोजन बंध संभव है नहीं। तो इनके दो अणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण बल होगा, वॉन डर वॉल। अब मुझे पता है कि कौन सा बल ज्यादा प्रबल होता है, H बॉन्ड की वॉन डर वॉल, H बॉन्ड, तो ये प्रबल है। तो अगर मुझे इसको तोड़ना है तो मुझे ऊष्मा भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, जबकि वॉन डर वॉल बल क्या हो जाता है हमारा, दुर्बल, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि
क्वथनांक का जवाब ये देंगे हम लोग, और भौतिक अवस्था का जवाब क्यों देंगे कि ये द्रव है वो गैस है। तो हमें ये पता ही है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होती है, उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल पर निर्भर करती है। जिसमें आकर्षण बल जितना अधिक होगा वो किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। जिसमें मध्यम होगा वो द्रव, और जिसमें खूब कम होगा वो गैस। तो सबसे दुर्बल आकर्षण बल वॉन डेर वाल होते हैं। इस वजह से किस अवस्था में आ गया मेरा, गैसीय अवस्था में। और H बंध तुलनात्मक रूप से प्रबल है, इसलिए H2O किस अवस्था में मिलता है मुझे, द्रव। आगे मेरी भावनाएं समझ में है ना। तो ये दोनों चारों सवालों का मिला जुला जवाब भौतिक अवस्था और क्वथनांक का यही है हमारा। ठीक है, ये पहले तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दूसरा, है ना। NH3 H2O तथा HF के क्वथनांक की तुलना करो। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझसे पूछता है NH3 H2O तथा HF के क्वथनांक की तुलना करो। NH3 का भी क्वथनांक तुलना करना है, H2O का भी और HF का भी। सही है। तो अब अगर तुलना करनी होगी तो क्या करेंगे हम लोग भैया, कायदे से इस तरफ जाने पर NH क्वथनांक की तुलना करना है, मतलब वापस इनके दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को क्या करना है, आपको तोड़ना है, ठीक है ना। ये अमोनिया का केस हो गया। H2O का केस कैसे हो जाएगा, HOH और HOH। और HF का केस कैसे होगा, HF और HF। सही है। तो इन सभी के दो अणुओं के मध्य लगने वाला बॉन्ड कौन सा है, H बॉन्ड। सही है। क्वथनांक के लिए हमेशा बस दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल को तोड़ना है आपको। तो तीनों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल तो कौन सा है, H बॉन्ड। अब मुझे ये देखना है कि किसका H बॉन्ड प्रबल है। यहाँ पर जो H बॉन्ड है वो किस किस के बीच में है ना, NHN। यहाँ पर जो H बॉन्ड है वो किस किस के बीच में है, OHO। यहाँ पर जो H बॉन्ड है वो FHF। सही है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी बंध ऊर्जा लगभग कितनी है, 10 किलो कैलोरी प्रति मोल, इसकी 7 और इसकी कितनी, 4 लिखाया था मैंने पिछली क्लास में। ये है ना, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, देखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता, वो अलग बात है, परंतु मैंने ये पिछली क्लास में लिखाया था। इस आधार पर मुझे क्या बोलना चाहिए, सबसे प्रबलतम H बंध किसके बीच में है, FHF के बीच में। तो इसका क्वथनांक क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा। तो इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर बोला जाता है, HF का ज्यादा H2O से और H2O का ज्यादा किससे, NH3 से, परंतु ये गलत होता है, ठीक है ना। सही क्रम जो है इसका वो है H2O का ज्यादा HF से और HF का ज्यादा NH3 से। ये भी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया। अब क्यों, इसका क्या कारण हो रहा है, ठीक है ना। इसका कारण है कि जल का एक अणु कितने H बंध बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये तो पता होगा सभी को, ठीक है ना। जबकि फ्लोरीन का एक अणु केवल एक ही, HF का एक अणु केवल एक H बंध बना सकता है, ये भी केवल एक H बंध बना सकता है, ठीक है। मुझे पूछ सकता है कि कैसे निर्धारित कर रहे हैं, तो इसका कोई तरीका नहीं, बट मैं अपना एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ। आप तो H और लोन पेयर दोनों को देख लो, H से H बंध बनेगा और लोन पेयर देगा, ठीक है ना। जो दोनों में से कम हो, नंबर ऑफ H बॉन्ड का JH रूल अगर बताऊं शॉर्टकट, तो नंबर ऑफ H बॉन्ड का है कि मिनिमम, है ना, 2 इंटू मिनिमम ऑफ किसका,
एच या लोन पेयर, लोन पेयर या एच में से जो मिनिमम होगा उसका डबल, उतने एच बॉन्ड बना सकता है ना। मैंने एक गलत लिख दिया है, दो दो होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आप देखो पहले एचएफ में देखो, हाइड्रोजन कितना है आपका, एक, लोन पेयर कितने हैं, तीन। अमोनिया में जाओगे आप, ठीक है, हाइड्रोजन 3 हो गए, लोन पेयर 1, ठीक है। और जल में जाओगे तो H भी 2, ये भी 2, तो मैंने HB लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या रूल बताया, दोनों में से जो कम हो उसका डबल, ठीक है ना। तो 2 कैसे बनेंगे, वो गलती से 1 लिख दिया था, एक तो इसका H, ठीक है ना। अब ये वाला अणु जो है आपका, यहाँ इसी अणु को देख लो तो ये अगले वाले से भी तो क्या करेगा, बनाएगा। तो एक अणु ने कितने H बॉन्ड बनाए, केवल 2। ये भी केवल कितने बना सकता है, 2। जो दोनों में से न्यूनतम है 1 है, उसका डबल 2। इसका भी न्यूनतम 1 है, उसका डबल 2। इसके लिए तो कुछ भी ले लो, दोनों समान है, तो 2 का डबल कितना, 4। तो इसलिए बोला ही जाता है कि जल का एक अणु कितने H बॉन्ड बना सकता है, 4। तो टोटल जो आपको इसके एक अणु को ऊर्जा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, वो 7 चौक कितनी, 28। जबकि इसका 2 ही बन रहा है, तो 10 का डबल कितना हो गया, 20, और ये 8। तो सबसे कम इसका, फिर इसका, और सबसे ज्यादा किसका, H2O का। है कॉन्सेप्ट, फोड़ू कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, क्या हिरवानी बाबा बताते हैं। बाबा की जय। मेरा बाबा लोग ना आजकल जेल में पड़े हुए, आसाराम बापू, फिर और भक्त लोग मिलने भी नहीं जा रहे हैं उनसे। लिखना हमारा, अल्कोहल जल में विलय है तथा ईथर अविलय है। अल्कोहल जल में विलय है तथा ईथर जल में अविलय है, जबकि दोनों समावयी हैं। कारण बताओ। ठीक है, अल्कोहल और ईथर की बात करें तो दोनों समावयी हैं। क्या सूत्र होता है जनरल आपका, जैसे अगर आपने दोनों का सामान्य सूत्र लिखोगे तो CN H2N + 2O, पता होगा। अब इससे आप अल्कोहल भी बना सकते हो, ROH, मतलब CN H2N + 1 OH। ये इसका कौन सा रूप हो गया, अल्कोहल। और आप चाहो तो इसको 2 भागों में बांट सकते हो, है ना। OO, इधर भी CN/2 और H कितना, N+1, यहाँ पर भी CN/2 और H कितना आपका, N+1। तब ये क्या हो जाएगा हमारा, ईथर, है ना। एग्जाम्पल जैसे C2H6O लोगे तो C2H6O को आप C2H5OH भी लिख सकते हो और CH3OCH3 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्कोहल तो जल में विलय है परंतु ईथर जल में अविलय है, कारण बताओ। तो क्या लिखेंगे हम लोग कारण इसका, बस कि अल्कोहल में O से जुड़ा हुआ क्या है, H है, तो वो जल में घुलकर क्या कर सकता है, H बंद बना सकता है, ठीक है। परंतु ईथर में ऐसा कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस चक्कर में वो नहीं बना पाएगा। तो ये उदाहरण लिखने का नीचे लिख लेना। अल्कोहल सुखी जीवन के 10 सूत्र। देखो खूब बढ़िया मैसेज आया है। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मास्टर कार्ड और वीसा की भी कोई वैल्यू है, ठीक है। जानवरों से प्यार करो, वो भी स्वादिष्ट होते हैं, है ना। पानी बचाओ, दारू पियो, है ना। फल और सलाद बहुत स्वास्थ्यप्रद होते हैं, उन्हें बीमारों के लिए रहने दो।
किताबें पवित्र होती हैं, उन्हें मत छुओ। ठीक है ना? कक्षा में हंगामा नहीं करना चाहिए, जो सो रहे हैं वो जाग सकते हैं। पड़ोसियों से प्यार करो लेकिन पकड़े मत जाओ। मेहनत करने से कोई नहीं मरता, लेकिन रिस्क क्यों लेना भला, है ना? जो काम कल किसी और के द्वारा किया जा सकता हो, उससे भला आज क्यों करना, है ना? सबको शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खुशियां ही सब कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो अब लिखना हमारा कि आधा बेटा आधा कि अल्कोहल, है ना, अल्कोहल जल के साथ एच बंद बना सकता है। अल्कोहल जल के साथ एच बंद बना सकता है, परंतु ईथर एच बंद नहीं बना सकता है ना? अतः अल्कोहल विलय तथा ईथर अविलय है। अतः अल्कोहल विलय तथा ईथर अविलय है। ठीक है। अब इसी में अगला पॉइंट है ना, इसी विलयता वाले में लिखना आपको कि अल्कोहल का एल्काइल ग्रुप, अल्कोहल का एल्काइल ग्रुप, क्योंकि सामान्य फॉर्म में इसे हम लोग क्या लिखते हैं, ROH। तो अल्कोहल का एल्काइल ग्रुप अर्थात R जितना बढ़ता जाएगा उसकी जल में विलयता उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है। अब इस आधार पर अगर मुझसे बोल रहा है कि C4H9OH, है ना, के समावयियों, है ना, कि जल में विलयता का क्रम बताओ। समझे? तो अगर मुझे ये बोला जा रहा है तो अब इसमें पहले तो मुझे C4H9OH, ये सब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, इसके क्या बनाने पड़ेंगे, समावयी आते ही हैं आपको। कितने समावयी होंगे इसके, है ना? ये तो ना आता सब बनाते ही रह जाओगे बेटा, है ना? इसके सीधे सीधे आपको भैया ऑर्गेनिक जब आप पढ़ते हो ना तो ये ध्यान रखना C4H9, पहले तो आप इसको अल्कोहल OH को H कर दो, OH को H कर दोगे तो क्या बन गया, C4H10, और C4H10 क्या है आपका, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के कितने समावयी हो सकते हैं, केवल दो। एक तो आप स्ट्रेट चेन बनाओगे, सीधा बनाओगे, और एक फिर चेन कम करके कितने की कर दो, 3 की। 2 की तो चेन कर नहीं सकते हो, है ना? अब 3 की चेन करोगे तो एक मिथाइल ग्रुप बचा, उस मिथाइल ग्रुप को क्या कर दो, इधर जोड़ दो, तो इसके कितने समावयी हो गए, 2। अब इसमें इस अगर अणु में देखता हूं तो इसमें कितने तरह के हाइड्रोजन है, 2 तरह के हैं। ये वाले जो हैं कोने कोने वाले, ये कौन से हाइड्रोजन है आपके, 1 डिग्री, सही है। और ये जो बीच वाले हैं हमारे, ये कौन से हैं आपके, 2 डिग्री। तो अगर इसके पास 2 तरह के हाइड्रोजन हैं तो कोई भी आपको नया, आपको ये तो शायद जानकारी होगी ऑर्गेनिक में कि सभी ऑर्गेनिक यौगिक एल्केन से ही उत्पन्न करेंगे। एल्केन का जनरल सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। आप इसका एक H हटा के उसकी जगह कोई भी नया ग्रुप जोड़ दो, CnH2n+1G, नया यौगिक बन जाएगा। यही मैंने भी करा। ब्यूटेन था C4H10, N को अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 दूनी 8 और 2 10। अब उसका मैंने एक H हटा दिया तो C4 और H कितना हो गया, 9, और उसकी जगह नया ग्रुप कौन सा डाल दिया मैंने, OH। तो मुझे तो एक H को हटाना है। समावयी बनाने का सिंपल सा तरीका जयेश बाबा बताने जा रहे हैं आपको। अब इसमें 2 ही तरह के हाइड्रोजन थे तो 2 ही समावयी बन सकते हैं इसके। पहला समावयी कौन सा बनेगा, कोने वाला H हटा दो, दोनों में से कहीं से भी हटा दो, CH2OH, CH2 CH2 और CH3।
अगला समावयी कौन सा बनेगा, बीच में से कोई H हटा दो, सही है, इस तरीके से हो गया। अब इसमें कितने तरह के हाइड्रोजन है, अगले वाले में, इसमें भी 2 ही तरह के हाइड्रोजन है, ये 3 3 3, ये 9 तो कौन से डिग्री के, 1 डिग्री, और एक ये बीच वाला 3 डिग्री, तो बस इसके भी 2 ही समावयी बनेंगे। पहले अगर आप बीच वाला हटा रहे हो, ठीक है, तो ये बन गया, और कोने वाला कोई भी हटा दो आप अगर, तो आपका ये बन गया। बस इस तरह से समावयी बनते हैं, किसी के भी बना लो, कोई हमें दिक्कत की जरूरत ही नहीं। और मैं तो जब ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ तो मैं तो याद रखने के लिए बोल देता हूँ कि C4H10 के 2 समावयी हैं, याद ही रख लो, और C4H9 के कितने समावयी हैं, 4। तो कोई भी दे, अगर आपको इसकी जगह OH की जगह CHO भी दे दे, उसके समावयी पूछे तो भी उसका उत्तर 4 ही होगा। अगर मुझे एल्काइल ग्रुप पता है कितने तरह से बन सकता है, तो उसके समावयी भी उतने ही बनेंगे। जैसे C5H11 के 8 होते हैं, तो अप टू C5H11 तक आपको ऑर्गेनिक में याद ही रखना चाहिए, क्योंकि समावयियों के ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है। तो अब अगर मैंने पहले इसके 4 समावयी बना दिया और इनकी जल में विलयता बोलेगा, तो अब मेरे लिए क्या होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी, श्रृंखला बनती जाएगी, तो मुझे पता है कि श्रृंखला बनने से क्या होता जाता है, अणु गोलाकार होता जाता है, मतलब एल्काइल ग्रुप का प्रभाव जो होता जाएगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उसके कम होने के कारण क्या होगा, हमारा जल में विलयता बढ़ती जाएगी। R भाग जितना बड़ा होगा जल में विलयता उतनी कम, और R भाग जितना छोटा होगा जल में विलयता उतनी ही ज्यादा। तो अगर मुझसे बोला जाए, है ना, अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, है ना, पहले आप बना लो ये, ताकि फिर मैं शब्दों में लिखा रहा हूं इसको। नीचे लिखना हमारा कि एल्काइल ग्रुप में श्रृंखला जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, एल्काइल ग्रुप में श्रृंखला जितनी बढ़ती जाएगी, अणु उतना ही गोलाकार होता जाएगा। एल्काइल ग्रुप में श्रृंखला जितनी बढ़ती जाएगी, अणु उतना ही गोलाकार होता जाएगा, तथा जल में विलयता बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी, घटती नहीं। एल्काइल ग्रुप का प्रभाव कम होते ही जल में विलयता बढ़ जाएगी। R का प्रभाव ज्यादा होने से जल में विलयता कम होती है, R का प्रभाव कम होते ही जल में विलयता बढ़ जाएगी। इसलिए सही क्रम हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा विलयता किसकी होगी, 3, है ना, 3 ग्रेटर देन 4, है ना, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप आपका छोटा है, इसमें आपका थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से क्या हो गया, बड़ा, ठीक है ना। फिर अब 1 और 2 में ज्यादा किसकी बोलेंगे, 2 की, और फिर आपका 1 की, ठीक है ना। तो सही क्रम 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। और जो अनंत विलयता वाले होते हैं ना, अनंत विलयता मतलब जिनकी विलयता काफी पूर्ण रूप से विलय है। तो आप सभी दारू में पानी मिला के पीते ही होगे, पता है ना सबको। तो हर पिक्चर में दिखाया जाता है दारू में पानी मिला, और दारू क्या होती है, अगर नकली शराब पियोगे तो मेथनॉल होगा, जो आपकी परम पिता परमात्मा से मिलन की प्राप्ति को थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर असली दारू पियोगे तो एथेनॉल, C2H5OH, ठीक है ना। तो ये सब जल में पूर्ण रूप से विलय होते हैं, चाहे आप CH3OH को लो, चाहे आप C2H5OH को लो, है ना, चाहे आप प्रोपेनॉल को लो, 1 प्रोपेनॉल, चाहे आप 2 प्रोपेनॉल लो, CH3COH CH3, चाहे आप अपना ये ले लो ब्यूटाइल अल्कोहल जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा है, चाहे आप एलाइल अल्कोहल लो, इस तरह के, है ना। तो प्रथम 3 मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल जो 2 समावयी है, ये चारों पूर्ण रूप से विलय है। ब्यूटेनॉल जो अगला मेंबर आता है उसमें केवल 3 डिग्री वाला ब्यूटेनॉल पूर्ण रूप से विलय है, एलाइल अल्कोहल पूर्ण रूप से विलय है। तो ये जल में अनंत रूप से विलय होते हैं, मतलब पूर्ण घुलनशील है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्कोहल जल में अधिक विलय होंगे, है ना, या ईथर जल में अधिक, या अमीन 1 डिग्री अमीन जल में अधिक विलय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि अल्कोहल जल में अधिक विलय होगा या 1 डिग्री अमीन जल में अधिक विलय होगा। ठीक है, तो अब अल्कोहल मतलब ROH और 1 डिग्री अमीन मतलब RnH2। दोनों जल में विलय तो है क्योंकि दोनों के पास क्या है, H है, जो H बंध जल के अणु के साथ बना सकता है। ठीक है, अधिक कौन विलय होगा ये पूछ रहा है। तो अल्कोहल की जल में विलयता देखने का मतलब अल्कोहल का अणु जल के O के साथ क्या कर ले, H बॉन्ड बना ले तो विलय हो जाएगा। ठीक है ना, और अमीन के लिए भी यही केस है। इस R को ऊपर लिखना चाहिए कायदे से, तो अमीन के साथ भी यही केस है। तो इस तरह से दोनों H बंध तो बना रहे हैं, इसलिए दोनों जल में क्या है आपके, विलय है। परंतु मुझसे पूछा जा रहा कौन अधिक विलय है, तो मुझे H बंध का क्या देखना पड़ेगा, सामर्थ्य। कौन सा H बंध प्रबल है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, है ना। O तो दोनों में सेम है, तो मुझे A परमाणु की क्या देखना है, विद्युत ऋणात्मकता। जो ज्यादा विद्युत ऋणी होगा वो H के ऊपर आवेश भी क्या करेगा, उतना ज्यादा। और दोनों में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है आपका, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला हाइड्रोजन बंध क्या है आपका, प्रबल है, तुलनात्मक रूप से नीचे वाले से जो दुर्बल है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि अल्कोहल जल में 1 डिग्री अमीन की तुलना में अधिक विलय है। अल्कोहल जल में 1 डिग्री अमीन की तुलना में अधिक विलय है। ठीक है, अगला पूछ रहा है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H2 निम्न में से किसमें अधिक विलय है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है आपको, H2O, एथेनॉल, एसीटोन और चौथा है सभी में समान। मान लीजिए मुझसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि C2H2 निम्न में से किसमें अधिक विलय है, H2O में, एथेनॉल में, एसीटोन में, या सभी में समान रूप से विलय। ठीक है, अब जल में विलय का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला आपसे, जल के दो अणुओं के मध्य जो H बॉन्ड है उसे तोड़कर उसकी जगह खुद बैठ जाना। ठीक है ना, तो जिसमें प्रारंभ से ही आपका H बॉन्ड है, आ रही मेरी बात समझ में। और C2H2 में एक्चुअली है क्या, C2H2 इज C ट्रिपल बॉन्ड CHH, सही है ना। हमें पता है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने से H के ऊपर क्या कर सकता है, आंशिक धनात्मक आवेश उत्पन्न कर सकता है। परंतु क्या वो O की तुलना में ज्यादा उत्पन्न कर देगा क्या, इन दोनों में तो O से जुड़ा हुआ क्या है, H है, इसमें भी O से जुड़ा हुआ H है। तो इन दोनों मेंबर्स में तो पहले से ही क्या थी आपकी, H बॉन्ड उपस्थित थी। तो इसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये दो अणुओं के बीच का H बॉन्ड तोड़ के बीच में क्या करे, खुद के लिए जगह बनाए। ठीक है ना, तो इन दोनों में तो कोई भी संभावना है ही नहीं। ठीक है, इसमें जरूर संभावना हो सकती है अगर H बॉन्ड बन रहा हो तो। ठीक है, और ये यहाँ पर H बॉन्ड बन जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बोला ही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, तो ये स्पेशल एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, सीधे रटना ही है आपको ये, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में C से जुड़ा हुआ H भी क्या कर सकता है, H बॉन्ड बना सकता है। अभी उसने किस में बनाया था, CH Cl3 में। अब ये भी बना देता है, इसके H इसके O के बीच में यहाँ पर H बॉन्ड डेवलप हो जाता है, और H बॉन्ड डेवलप होते ही आपका ये क्या हो जाता है, उसके अंदर जाके विलय हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो खूब अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि ठोस तथा द्रव में किसका घनत्व ज्यादा होता है सामान्यतः। हमें देखने में क्या लगता है, ठोस और द्रव में किसका घनत्व ज्यादा होना चाहिए? ठोस का होना चाहिए, क्योंकि ठोस के अणुओं में जो पैकिंग होती है वो निबुट संकुल क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, तो ठोस तथा द्रव में हमें देखने में लगता है कि ठोस का घनत्व क्या होना चाहिए, ज्यादा द्रव की तुलना में। परंतु बर्फ के केस में, जल के केस में उल्टा होता है। आपको पता होगा बर्फ क्या होती है, पानी पर तैरती है, और जो चीज तैर रही है इसका मतलब उसका घनत्व कम है। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बर्फ का घनत्व, है ना, बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम है जबकि बर्फ ठोस है। कारण बताओ। ठीक है, तो कारण बस ये है कि ये जल के अणु मैंने दिखाए। तो एक्चुअली होता क्या, अभी हमने देखा था कि जल का एक अणु क्या कर सकता है, 4 एच बॉन्ड बना सकता है ना, 1 2 3 ऐसे अल्टरनेट बनाना, एक नीचे, इसलिए मैंने लाइनें खींच दी, बनाने में आसानी रहे। 1 2 फिर नीचे फिर ऊपर, इसके सापेक्ष देखोगे तो ऊपर नीचे, इस तरह से लेयर्ड वाइज। अब आप किसी एक जल के अणु को उठाते हो, मान लो इसको उठा रहा हूँ, है ना, कहाँ कहाँ पर एच बॉन्ड होगा, इसके ओ इसके एच के बीच में एच बॉन्ड, इसके ओ इसके एच के बीच में एच बॉन्ड, इसके ओ इसके एच के बीच में एच बॉन्ड, इसके ओ इसके एच के बीच में एच बॉन्ड, इसके ओ इसके एच के बीच में एच बॉन्ड, इसके एच इसके ओ के बीच में एच बॉन्ड। तो अगर मैं इस अणु को दिखाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक अणु क्या कर रहा है, कितने एच बॉन्ड बना रहा है, 4, है ना। 2 तो ऑक्सीजन नीचे से बना रहे हैं और 2 कौन बना रहे हैं, एच ऊपर से। ठीक है, इस तरह से पूरी ये आपकी बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, थोड़ा सा मैं और अच्छा बनाऊं डायग्राम, इस ओ को ऊपर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। तो ये एक क्या बन गया है आपका, खुले, है ना, ओपन केज स्ट्रक्चर, नाम सुना होगा आपने, है ना, खिले पिंजरे नुमा संरचना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन केज स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये पूरा आगे भी बढ़ता चले जाएगा आपका। फिर आगे ओ आएगा एक, इसका एच इसका एच, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा। तो हर बार आप देखो कि ओपन केज लाइक मतलब खुले पिंजरे नुमा संरचना बन जाती है। अब इस खुले पिंजरे नुमा संरचना बनने के कारण, है ना, बर्फ के अणु में क्या होता है, मुक्त स्थान काफी ज्यादा होता है। मुक्त स्थान ज्यादा हो गया मतलब उसका आयतन क्या हो गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। और मुझे पता है कि घनत्व क्या होता है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर मेरा आयतन v बढ़ गया तो डेफिनेटली घनत्व क्या हो जाएगा, पहले से कम। तो पहले आप संरचना बना लेना और फिर नीचे 2 शब्दों में 2 लाइनों में लिख लेना कि जल का एक अणु, है ना, बर्फ में, ऐसा करके लिखना, बर्फ में जल का एक अणु 4 एच बंद बना सकता है या बनाता है, बना सकता है नहीं बनाता है लिखना। बर्फ में जल का एक अणु 4 एच बंद बनाता है जिसकी वजह से
है ना, बर्फ की खुली पिंजरे नुमा संरचना होती है ना, जिसकी वजह से बर्फ की खुली पिंजरे नुमा संरचना होती है ना, अर्थात है ना, इसमें रिक्त स्थान काफी अधिक होता है, अर्थात इसमें रिक्त स्थान काफी अधिक होता है ना, जिससे है ना आयतन बढ़ जाता है व घनत्व कम हो जाता है ना, जिससे आयतन बढ़ जाता है व घनत्व कम हो जाता है ना। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, तो ये सब हमारे एच बॉन्ड के काफी बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसी से रिलेटेड एक और पार्ट है हमारा कि जल के असामान्य तापीय प्रभाव की व्याख्या करो। जल के असामान्य तापीय प्रभाव की व्याख्या करो, ठीक है ना। क्या मीनिंग है कि जब आप है ना जल को गर्म करना चालू करते हो 0 डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये किस रूप में होगा आपका, बर्फ के रूप में। तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो घनत्व है, डेंसिटी, वो लगातार क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। तो 0 पे इक्वलिटी है, टेम्परेचर की बात कर दे रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ता है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम अधिकतम होता है, जो 1 ग्राम प्रति ml होता है, ठीक है, जो हम लोग हमेशा सवालों में यूज भी करते हैं, बोला ही जाता है। और इसके बाद अगर आपने तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी बढ़ाना चालू करा तो जल का घनत्व कम होना चालू हो जाता है, इसलिए सवालों में बोला जाता है हमेशा 1 ग्राम प्रति ml लो, ठीक। तो ये हमारा जल का असामान्य तापीय प्रभाव है, तो हमसे कह रहा है इसकी व्याख्या करो, ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका ना। ब्यूटी है केमिस्ट्री की, दिख रहे हैं ना कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। अलग बात है हमें गाय हमारी माता है और केमिस्ट्री हमको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। तो अब ये हमारा इसका अगर हम लोग कारण की व्याख्या करने जाए है ना, कारण ये है जैसे आप तापमान बढ़ाना चालू करते हो, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो इस तरह की संरचना थी, अब आपने तापमान बढ़ाया तो मुझे पता है एच बंध उतना प्रबल तो है नहीं, ठीक है ना। तापमान बढ़ाने का मतलब आप क्या करो, अतिरिक्त ऊर्जा दोगे तो ये एच बॉन्ड धीरे धीरे करके क्या होंगे, टूटते जाएंगे। जैसे ये एच बॉन्ड टूटेगा तो ये जल के अणु क्या होते जाएंगे, इस खुले पिंजरे नुमा संरचना में गिरते जाएंगे। मतलब ये जो खुले पिंजरे नुमा संरचना थी ये धीरे धीरे करके दबती चली जाएगी। दबने का मतलब आयतन कम होता जा रहा है, और आयतन कम होगा तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। ये प्रभाव कब तक चालू रहता है हमारा, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि सब पिंजरे पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आपके टूट जाते हैं। इसलिए हमने बोला भी था कि है ना, जो एच बॉन्ड होता है वो ठोस अवस्था में सबसे अधिक प्रबल होता है, द्रव में थोड़ा कम, और गैसेस में इसके पाए जाने की संभावना काफी कम है, क्योंकि उनके भागने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर सभी पिंजरे टूट गए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या हो गया, सबसे कम, और आयतन अगर न्यूनतम हुआ तो घनत्व क्या होगा, अधिकतम। यहां तक तो ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, अब जो आप तापमान बढ़ाओगे वो जल के अणुओं की तापीय ऊर्जा को बढ़ाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो वापस जल के अणु धीरे धीरे क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा दूर होंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व फिर कम होगा, है ना। तो लिख लेना बस व्याख्या, ये तो आपने लिख लिया है ना, कि 0 डिग्री सेल्सियस से जल का तापमान बढ़ाने पर जीरो डिग्री सेल्सियस से जल का तापमान बढ़ाने पर एच बंध टूटने के कारण एच बंध टूटने के कारण है ना, खुली पिंजरे नुमा संरचना टूटती जाती है, खुली पिंजरे नुमा संरचना टूटती जाती है ना, जिससे
मुक्त स्थान में कमी, जिससे मुक्त स्थान में कमी अर्थात आयतन कम होता है व घनत्व बढ़ता है, जिससे आयतन कम होता है व घनत्व बढ़ता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर सभी एच बंध टूट जाते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर सभी एच बंध टूट जाते हैं। आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सभी एच बंध टूट जाते हैं, आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। व 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ताप बढ़ाने पर, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ताप बढ़ाने पर, है ना, दी गई ऊर्जा जल के अणुओं की तापीय ऊर्जा को बढ़ाती है। दी गई ऊर्जा जल के अणुओं की तापीय ऊर्जा को बढ़ाती है, ना, जिससे आयतन बढ़ता है व घनत्व कम होता है। जिससे आयतन बढ़ता है व घनत्व कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।